जय हिंद फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे हों, मज़े में होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे दो प्रश्न पूछा था। पहला प्रश्न ये था, मैथमेटिक्स किस प्रकार का नंबर है। तो करीब 50-60 लोगों ने वीडियो को देखा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। दिए तो रिप्लाई केवल 1 या 2-3 लोग ही दिए हैं, और इसमें से 3 लोगों ने अलग अलग ढंग से दिए हैं। किसी का लगभग में, किसी का पूरा सही नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन था, मैथमेटिक्स किस प्रकार का नाउन है। तो इस प्रश्न का आंसर भी कई लोगों ने नहीं दिया था। तो आप लोग थोड़ा जो प्रश्न पूछा जाए उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, और कम से कम ये जानने का प्रयास करिए कि क्या कुछ है, क्योंकि ये आपके इंग्लिश नॉलेज से संबंधित है। तो मैथमेटिक्स जो वर्ड है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, और मैथमेटिक्स सिंगुलर नंबर है। लास्ट में यस जुड़े होने से आप इसे प्लूरल मत समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज आप क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं के बारे में सीखेंगे, एकदम बेसिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। और आपको पता है संख्याएं किसे कहते हैं, संख्याओं के प्रकार, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एकदम बेसिक से बताया था। तो आज हम थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं। तो आइए जानते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सभी पूर्णांक। पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, धनात्मक आती हैं, और पूर्ण संख्या आती है, जिसको हम जो पूर्ण संख्या 0 है वो आती है। तो सभी पूर्णांक, चाहे धनात्मक हो, ऋणात्मक हो या शून्य हो, ये सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। भिन्न यानी अंश बटे हर के रूप में जो भी संख्याएं होंगी वह भी परिमेय संख्याएं हैं। पी बाई क्यू के रूप की संख्याएं, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये सब संख्याएं क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। और बात करते हैं पाई। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है और यह भी वास्तविक संख्या है। करली राशि, अंडर रूट की जितनी भी संख्याएं होंगी, अब या तो 2 घात की करली हो, या 3 घात की करली हो, या 4 घात की करली हो, या 5 घात की करली हो। आपका कोई संख्या इसमें भरा रहे, कोई संख्या भरा रहे, इसमें कुछ भी भरा रहे, तो ये सभी ऐसी संख्याएं क्या है? करली राशि संख्या है। ये सभी अपरिमेय है, लेकिन फिर भी ये वास्तविक संख्याओं में आएंगे। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे वास्तविक संख्याएं क्या हैं। तो सभी धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक, करली राशि संख्याएं, पाई, ये सभी संख्याएं सम्मिलित रूप से क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। तो चलिए, बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं थोड़ा सा आप यहां समझिए। बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा जा सकता है आपसे, पाई किस प्रकार की संख्या है। तो पाई किस प्रकार की संख्या है पता आपको? पाई आपका है अपरिमेय संख्या। ये ऑप्शन वाला प्रश्न पूछा जाता है बार बार, और ये तो थोड़ा इजी है। आपसे पूछा जाएगा पाई प्लस 4, पाई प्लस माइनस एक्स, कोई संख्या हो, ये भी क्या है? आपका अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़े, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, वो क्या आएगा? वो सदैव अपरिमेय होगा। तो इस प्रकार इस हेडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? कोई संख्या आपको दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन देकर के, 4 ऑप्शन देकर पूछा जाएगा इसमें से कौन परिमेय है, कौन परिमेय नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए और तैयार रख लीजिए। अपने ब्रेन को बढ़ाना है तो मैथ को गले लगाना है, मैथ से हटना नहीं है, मैथ से धीरे धीरे सटना है, और आपको खूब बढ़िया से मैथ को लगाना है। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर धीरे धीरे आप सीखिए। तो चलिए हम आते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या, ये भी आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में आता है, इसलिए हम इसको उदाहरण से, कई उदाहरण लेकर आपको बताते हैं। इस पर एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो बात करते हैं सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जिन दो संख्याओं का मैसय, जिन दो संख्याओं का मैसय HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिन दो संख्याओं का कितना होता है? 1 होता है। जिन दो संख्याओं का मैसय 1 होता है उसे हम क्या बोलेंगे? उन संख्याओं को क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2 और 3, 2 और 3 संख्याएं सह अभाज्य संख्या युग्म है, क्योंकि इनका मैसय 1 है। इसी प्रकार हम 2 और 5 ले सकते हैं, इनका मैसय 1 होगा। 3 और 4 ले सकते हैं। इसी प्रकार 6 और 7 ले सकते हैं। इसी प्रकार 7 और 9 ले सकते हैं। इसी प्रकार 10 और आप 23 ले सकते हैं।
तो ये जितने भी संख्या युग्म हम लिखे हैं इन सभी का मैसे कितना होगा, 1 होगा, इसलिए ये संख्या युग्म क्या है, सह अभाज्य है। क्लियर हुआ। तो एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन देकर पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य है। तो आप इसको इतना याद रखिएगा, जिन दो संख्याओं का मैसा 1 होता है उन्हें हम क्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। आप इस बात को नोट रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि सह अभाज्य पूछा गया है तो दोनों ही संख्याएं अभाज्य हो, ऐसा नहीं है। एक संख्या भाज्य और दूसरा अभाज्य हो सकता है। ठीक, सहअभाज्य जो नाम पढ़ा है उनके मैसा के आधार पर पढ़ा है। यदि मैसा 1 होगा तो संख्याएं क्या होंगी, सहअभाज्य होंगी। अब याद रखिएगा, दो क्रमागत कोई भी संख्या हो उसका मैसा सदैव 1 होगा और 2 क्रमागत संख्याएं सहअभाज्य संख्याओं के युग्म है। जैसे हम लेते हैं 5 और 6 क्रमागत हैं, 6 7 क्रमागत हैं, 7 8 क्रमागत हैं, ये सभी क्रमागत संख्याएं हैं, इसलिए ये इनका मैसा कितना होगा, 1 होगा और ये सभी सहअभाज्य संख्याओं के युग्म है। इसी प्रकार हम बात करें, एक सम संख्या हो, एक सम हो और दूसरा विषम हो, अगर ये दो हम युग्म ले लेते हैं, सम और विषम संख्या का दो अवयव, अगर दो हम शब्द लेते हैं, सॉरी 2 अंक लेते हैं या 2 संख्या लेते हैं, तो सम और विषम का चूंकि कोई उभयनिष्ठ नहीं है इसलिए सम विषम का मैसा कितना होगा, 1 होगा। सम और विषम संख्याओं का युग्म जो होगा वो क्या होगा, सदैव एक अभाज्य संख्या होगी। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अब अगला टॉपिक। आइए जानते हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्या क्या होता है आप समझ गए अच्छी तरह से। अब बात करते हैं संक्रिया क्या होता है। तो क्या आप जानते हैं संक्रिया क्या होता है? अगर होता है तो, अगर पता है तो जरा बताइए। मूल संक्रियाएं कितनी होती है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। मूल संक्रियाएं कितनी होती हैं? संक्रिया का मतलब होता है विशेष क्रिया। संक्रिया का मतलब क्या होता है, विशेष क्रिया। और ये क्रिया आपका हिंदी में भी होगा, हिंदी ग्रामर में भी होगा, इंग्लिश ग्रामर में भी चलता है। लेकिन मैथ की बात करते हैं तो मैथ में संक्रिया का मतलब क्या होता है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। मैथ में संक्रिया का मतलब गुणा भाग जोड़ घटाना से है। मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग ही क्या है, मूल संक्रिया है। किसमें, मैथ में। ठीक, तो क्या वास्तविक संख्याओं पर भी संक्रियाएं लागू होती है गुणा भाग जोड़ घटाना पर? तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार हम पूर्णांकों को, भिन्नों को, परिमेय संख्याओं को जोड़ घटा सकते थे, गुणा कर सकते थे, भाग कर सकते थे या कर सकते हैं, उसी जिस प्रकार आप प्रीवियस क्लासों में पढ़े होंगे पूर्णांकों को जोड़ना, परिमेय को जोड़ना, भिन्न को जोड़ना, उसी प्रकार वास्तविक संख्याओं को भी जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि परिमेय को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। इसी प्रकार अपरिमेय को, तो दोनों को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्याओं को जोड़ा घटाया जा सकता है। इस प्रकार वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं जोड़ घटाना गुणा भाग की लागू होती हैं। अब हम बात करते हैं, इस पर भी कुछ प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में, जैसे कि वास्तविक संख्याओं को कभी जोड़ा कभी घटाया जाता है, तो ऐसे आपको ऑप्शन में संख्या दी जाएगी और पूछा जाएगा आपसे ये परिमेय है या अपरिमेय। जैसे देखते हैं, अगर आपको a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, अगर इस प्रकार की संख्याएं यदि आपको नजर आए, इस प्रकार की संख्या यदि आपको कभी नजर आ जाए, तो ये हमेशा क्या होता है, यह हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है। आपसे पूछा जाएगा परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये हमेशा क्या होगा, परिमेय होगा। क्यों होगा? क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी के रूप का है, ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस में रूट बी का स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका क्या तैयार होगा, a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो इस प्रकार ये संख्या जो आपको दिख रही थी कि ये अपरिमेय है, हालांकि ये दोनों संख्याएं क्या हैं, यह भी और यह भी दोनों क्या हैं, अपरिमेय है, लेकिन उनका जब हम गुणा किए हैं तो क्या हो गया है, हमें क्या मिला, परिमेय मिला। इस प्रकार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार 2025 में बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न आए थे, इसलिए आप याद रखिएगा। इस प्रकार देखिए, वास्तविक संख्याओं पर भी संक्रिया लागू हुआ ना। इसको यहाँ पर एक परिमेय संख्या है, दूसरा अपरिमेय है, जोड़ा गया है, एक परिमेय है, दूसरा अपरिमेय है, इसको घटाकर दोनों का गुणा किया गया है। इस प्रकार वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं गुणा भाग जोड़ घटाना जो है वो लागू होती है। इस प्रकार आप तैयार रखिएगा। या ऐसे भी हो सकता है, रूट में a प्लस माइनस रूट में b, यहाँ पे हम इसको ऐसे करते हैं, ध्यान रखिएगा। रूट में a प्लस रूट में b इंटू रूट में a माइनस रूट में b, ये किस प्रकार की संख्या है? अगर हम बात करें रूट में a प्लस रूट में b का होल स्क्वायर या रूट में a माइनस रूट में b का होल स्क्वायर, यह भी पूछा जा सकता है कि ये तीनों संख्याएं हैं किस किस प्रकार की संख्या है। तो आपको हमेशा याद रखना है, ऐसा जब संख्या आए दोनों
संख्याएं रूट में हो, बीच में प्लस हो और पुनः वही संख्या रिपीट हुआ हो, बीच में माइनस हो, तो ऐसे को हम संयुग्मी संख्या कहेंगे। और ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? सदैव परिमेय होती हैं। एग्जाम में आएगा, आप इसको तैयार रखिएगा। यदि आपको ऐसी संख्या मिलती है और पूछा गया हो कि ये संख्याएं क्या हैं, तो इसका जब आप वर्ग करेंगे, तोड़ेंगे इसको, तो दो पद से रूट हट जाएगा, लेकिन जो बीच वाला पद रहता है वो रूट में रहेगा। इस प्रकार ये संख्याएं क्या होंगी? ये संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय होंगी। आप इसको याद रखिएगा, इसको आप तोड़कर देख भी सकते हैं, तो याद रखिएगा। आप इस प्रकार के यदि प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आप आराम से 1 नंबर एमसीक्यूज का बटोर लेंगे आराम से। इस प्रकार हमने 2 हेडिंग में आपको 3 हेडिंग में 3 प्रकार के प्रश्नों को बताया जो कि आप एमसीक्यूज में अच्छा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अंकगणित की फंडामेंटल थ्योरी, तो थ्योरम। तो बात करते हैं ये क्या होता है। तो आपको पता है भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन किया था, बताया था क्या होता है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। फिर भी समझ लीजिए, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अर्थात जो संख्याएं अपने और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भी कट जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो आधारभूत प्रमेय क्या है गणित की, अंकगणित की? तो प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कि कोई भी भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखने की विधि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। मतलब अगर कोई भाज्य संख्या है तो उसको हम उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं तुरंत, अभी फिलहाल ये समझिए, भाज्य बराबर क्या होगा? भाज्य बराबर या भाज्य संख्या बराबर, भाज्य बराबर कहिए या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या बोलेंगे हम? भाज्य संख्या। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या बोलेंगे इसको हम, भाज्य संख्या। काम नहीं कर रहा है क्या? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या बराबर क्या होगा? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अब एग्जांपल से इसको समझते हैं कैसे। क्या आपको पता है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में आप तुरंत लिखिए। जैसे में हम लेते हैं यहां पर 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणे 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2। क्लियर? इस प्रकार हम बात करते हैं 6 भी एक भाज्य संख्या है, इसको हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 8 को, तो 2 गुणे 2, इसी को हम 2 टू दी पावर 3 अर्थात 2 की घात 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम आते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 अर्थात कितना हो जाएगा? 3 का हो जाएगा स्क्वायर। अब बात करते हैं 10 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 5। इसी प्रकार आपका 12, तो 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12। इस प्रकार इसको तोड़ते हैं ताकि ये गुणा करने पर वही आ जाए। तो जैसा इसको हम और आगे ले आ सकते हैं ना, ऐसे 2 की पावर 2 गुणे कितना कर सकते हैं इसको 3। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कोई अगर भाज्य संख्या है तो उसको उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में हम गुणनफल के घातों के रूप में लिख सकते हैं। यही क्या है? यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। तो अभ्यास प्रश्न, अभ्यास में आपसे पहले ही प्रश्नावली 1A में आपसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित संख्याओं को के अभाज्य गुणनखंडों को उसके घातों के रूप में लिखिए, तो आपको ऐसे ही सब लिखना होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब अगला टॉपिक। आइए जानते हैं संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष क्या होता है। संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। इसमें कोई भाज्य संख्या दी गई होगी तो भाज्य संख्या को हम तोड़ते आएंगे और अंत में सबसे सूक्ष्मतम इकाई हमें मिल जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं कि कोई अगर भाज्य संख्या दिया हुआ है तो पहले हम उसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या से भाग करेंगे, उसको 2 फैक्टर करेंगे, फिर तोड़ते आएंगे। इस प्रकार ऐसा होगा। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। और सबसे सस्ता एग्जांपल लेते हैं हम, 4 को लेते हैं। 4 को यहां लेते हैं, 4 है तो 4 टूट जाएगा 2 भागों में, 2 और 2 में। 2 गुणे 2 कितना होता है? 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब इस रूप में 4 को उसके दोनों अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है कि ये क्या है? गुणनखंड वृक्ष है। किसका? 4, संख्या 4 का। ये ऐसे लिखना क्या है? गुणनखंड वृक्ष है। इसी प्रकार हम 6 लेते हैं। संख्या 6 को, संख्या 6 बताइए किससे कट सकता है? 2 से कटेगा, तो यहाँ 2 ले लीजिए, फिर बचेगा कितना? 3, यहाँ ले लीजिए। ऐसे समझिए कि संख्या को पहले लिखते हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं जिससे भाग जाने लायक रहे। उसके बाद फिर उस संख्या को लिखते हैं, फिर ऐसे करते हैं, बार बार प्रोसेस करते हैं। इस प्रकार आपका वृक्ष तैयार हो जाएगा। ये थोड़ा सिंपल है, हम थोड़ा बड़ा लेते हैं हम लोग 30 को। तो 30 देखिए किससे किससे कटता है। सबसे पहले 30 किससे कटेगा? 2 से। 30 किससे डिवाइड होगा? 2 से। बचेगा कितना आपका?
15। क्लियर हुआ? 30 किससे कटा? 2 से। बचा कितना? भागफल। जैसे 2 से डिवाइड किए 15 हुआ, तो यहां इसको पुट कर देंगे ताकि गुणा करें, जो उसके फैक्टर निकलेंगे उसका गुणा करेंगे, फिर उतना आना चाहिए। जैसे हमने 2 गुणे 2 4, 3 गुणे 2 6 हो जाएगा, वैसे ही 2 से भाग करिए 30 में 15 आ गया, यहाँ पुट कर दीजिए। अब इस 15 को तोड़ने का प्रयास करिए, कितना आ जाएगा? 2 से कटेगा नहीं है, 3 से डिवाइड करिए, 3 5 15, कितना आ जाएगा? एक फैक्टर यहाँ पे और 5। इस प्रकार यही है आपका संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष। 30 को पहले हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से किया, डिवाइड हो गया, तो कितनी बार? 15। यहां उतार पुट कर दिया, रख दिया या उतार दिए। फिर 15 किससे कटने वाला है? 3 से कटेगा। क्या बार? 5 बार इसको रख दिए हैं। अब ये भी डिवाइड होता तो करते, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, खूब सा एग्जांपल लेते हैं। अब हम बात करते हैं 36। किसकी बात करते हैं हम? संख्या 36 की बात करते हैं। आइए देखते हैं, और आप ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे है 36। तो सबसे पहले बताइए, 36 2 से कट जाएगा ना? हाँ, 2 से कट जाएगा। कटने के बाद कितना आएगा आपका? 18 आएगा। क्लियर? 2 18 का 2 गुणे 18 का 36 आ जाएगा। अब 18 बताइए किससे डिवाइड होगा? 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड हुआ और कितना हुआ आपका? ये 9 बचेगा यहाँ पे, 2 9 18 हो जाएगा इस प्रकार। फिर 9 किससे डिवाइड होगा? 3 से होगा। कितना बचेगा आपका? 3 3 9 होता है 3, 3 किसी से होगा नहीं, इसलिए इस प्रकार यही है संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष। आइए थोड़ा और बड़ा लेते हैं। 50 यहाँ पे दिया है, 50 2 से डिवाइड होगा। यहाँ देखिए कितना बचेगा आपका? 25 बचेगा यहाँ पे। इस प्रकार हुआ। 25 किससे डिवाइड होगा? 5 से। एक फैक्टर और आपका बचेगा यहाँ पे 5। क्लियर? थोड़ा और बड़ा लेते हैं। मजा आ रहा होगा आपको, एकदम एकदम मजा ले लेके लिखिए आप लोग, परेशान ना होइए, एंजॉय करते रहिए और आराम से सवाल को देखते रहिए, लगाते रहिए। अब हम बात करते हैं 72। अभी एक सबसे बड़ा ले लेंगे, उसके बाद इसको हम हटा देंगे यहाँ से। अब हम बात करते हैं 72। जरा सोचिए किससे कटने वाला है 72? सम संख्या है तो 2 से कटेगा। ये 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार होगा? 36 बार होगा। 36 को यहाँ पुट करेंगे। अब बताइए 36 किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। कितना आपका बचेगा यहाँ पे? 18। क्लियर? 18 18 किससे डिवाइड होगा? 2 से पुनः डिवाइड होगा। कितनी बार में? 9 बार में। 9 लिख देंगे। 9 किससे डिवाइड होगा? 3 से। फिर कितना होगा आपका यहाँ पे? बचेगा कितना? 3। तो इस प्रकार आपका ये तैयार हो गया। यदि आपसे ये कहा जाए कि गुणनखंड वृक्ष को देख करके आप इसके फैक्टर को लिखिए, गुणनखंड वृक्ष को देख करके इसके फैक्टर को क्या करिए? लिखिए। तो पता कैसे लिखेंगे? यहां लिख दीजिए आप 72 बराबर। अब देखिए ये जितनी अभाज्य संख्याएं हैं इस गुणनखंड वृक्ष में, जितनी अभाज्य संख्याएं हैं इस गुणनखंड वृक्ष में, सबको पुट कर दीजिए। 1 2 3, 3 बार 2 आया है। 1 2 3 गुणे 3 बार 2, 3 2 बार आया है। 3 गुणे 3, जरा मल्टीप्लाई मारिए। 2 दूना 4 दूना 8 3 24 72। इस प्रकार इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2। अगर कहा जाए कि गुणनखंड वृक्ष को देख करके इसके अभाज्य गुणनखंडों को घातों के रूप में लिखिए, तो आपके सामने यहाँ पे है। तो किसे हम इसको नहीं उठाएंगे, जितने अभाज्य संख्याएं इसमें आई रहेंगी उसी को हम गुणा करके लिख लेंगे। इस प्रकार यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो शायद अब हमें लगता है आपको आ गया होगा। एक थोड़ा सा और बड़ा उठा लेते हैं, उसके बाद तब, क्योंकि ये आपको अभ्यास में प्रश्नावली 1A में आपको मिलेगा। तो हम चाहते हैं अभ्यास शुरू करने से पहले ही आप सभी सवालों को लगाने का पैटर्न समझ लें, ताकि हमें कम से कम सवाल बताना पड़े और आप अच्छे ढंग से आप अभ्यास को लगा सकें। एक संख्या हम और लेते हैं 100, एक संख्या लेते हैं 144। ठीक है, ये लास्ट है संख्या, इसको लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे आ जाएंगे। अब जरा सोचिए 144 किससे कटने वाला है? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि सम संख्या है। अब कितनी बार कटेगा? 2 7 14, बचेगा 4 2 दूना 4, यानी 72 बार में कट जाएगा 144 2 से। अब 72 किससे कटेगा आपको पता है, क्योंकि सम है तो 2 से कटेगा। 2 3 6, 2 6 का 12, यानी 76 बार में कटेगा। अब पुनः 36 किससे कटेगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितनी बार में? 18 बार में। क्लियर? 18 किससे कटेगा आपका? 2 से। कितनी बार में कटेगा? 9 बार में। अब 9 किससे कटेगा? 3 से। कितनी बार में? 3 बार में। तो इस प्रकार आपका यहां तक हुआ। क्लियर? यदि आपको बोल दिया जाए कि इसका फैक्टर लिखिए गुणनखंड वृक्ष को देखकर, हालांकि ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी एडवांस में सीख लीजिए। अगर कहा जाए गुणनखंड वृक्ष को देखकर बताइए तो कैसे बताएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये नहीं कहा गया है, बस केवल आपसे अभ्यास में कहा जाएगा कि इस संख्या को गुणनखंड वृक्ष के रूप में लिखिए। लेकिन जो प्रश्न अभ्यास में ज्यादा दिए गए हैं, इसमें से 2 1 कोई गायब होगा। जैसे मान लीजिए इसको हम गायब कर दें, इसको यहां पे
जो हम बनाए थे उसमें से फिर से ले लेते हैं हम 36 ले लेते हैं। 36 का 2, 18, 2, 9। इसके बाद यहाँ गैप किया जाएगा और यहाँ संख्या भर दिया जाएगा। इस प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि गैप वाले स्थान पर क्या भरा जाएगा, तो आप गैप वाले स्थान को भरने के लिए इन दोनों का गुणा करके बराबर इसके कर दीजिएगा। आराम से 9 में 3 का भाग जाएगा, आराम से आपका 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 भरा जाएगा। इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपको हम हिंट देंगे और सवाल को हम लगवा देंगे, परेशान ना रहिए आप लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब संख्याओं के HCF और LCM क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या पता है HCF और LCM क्या होता है, ये बाद में आप जानेंगे। पहले समझिए इनका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि प्रीवियस क्लासों में आप 6, 7, 8 या 9 में लैसम ऐसे सीखे होंगे। लोग लैसम ऐसा केवल जानते हैं, LCM और HCF भी शायद जानते हैं, लेकिन उन्हें फुल फॉर्म नहीं पता होता। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो HCF का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हिंदी नाम है महत्तम समापवर्तक। और LCM का फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ती। क्लियर। तो हम बात करते हैं HCF क्या होता है। HCF कोष्टक में इसको क्या संक्षेप में बोलेंगे, मैसे। मैसे होता क्या है, तो मैसे जो होता है वो किसी दी हुई संख्या का जो मैसे होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो उन दी हुई संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर देता है। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक संख्या लेते हैं x, दूसरा y, तीसरा लेते हैं z। x, y, z ये 3 संख्याएं हैं, तो इनका HCF जो है वो ऐसा होगा जो इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा। अर्थात दी हुई संख्याओं का जो मैसे होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो उन संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर देता है। क्लियर। अभी फिलहाल दिमाग में इतना रखिए, एग्जाम्पल के साथ चला जाएगा। अब बात करते हैं LCM। LCM को हम क्या बोलते हैं, LCM का नाम क्या है, एकदम सस्ता वाला नाम है लेस है। क्या नाम है, लेस है, लघुत्तम समापवर्ती। अब बात करते हैं अगर कोई संख्या है तो उसका लैसा क्या होता है, तो किसी संख्या का लैस है वह छोटी से छोटी संख्या होता है जिसमें दी हुई संख्या से भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाता है। क्लियर। अर्थात यदि x, y और z 3 संख्याएं हों और इनका जो LCM होगा ना, जो इनका LCM होगा इसमें भाग देंगे तो भाग चला जाएगा। मैसे में क्या होता था, मैसे से संख्याओं में भाग जाएगा, मैसे से संख्याओं में भाग चला जाएगा, लेकिन लैसे में भाग किसका जाएगा, संख्याओं से तो भाग चला जाएगा। लैसे और मैसे में यही अंतर है। क्लियर। अब थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं और उसके बाद फिर एग्जाम्पल को समझने के बाद हम लोग कुछ अभ्यास को लगाएंगे, कुछ प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम संख्या लेते हैं, थोड़ा पहले छोटा छोटा संख्या लेते हैं फिर बड़ा बड़ा संख्या लेंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं 10, यहाँ लेते हैं हम 15। 2 संख्या को हम लेते हैं, ठीक। 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 और 5 होंगे। अर्थात 10 को हम 2 गुणे 5 लिखेंगे और 15 को क्या लिखेंगे हम 3 गुणे 5। अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें फैक्टर करने नहीं आता है तो हम बता दें इस प्रकार इस संख्या को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे संख्या को ऐसे लिखते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 एकाएं 5। इस प्रकार ये 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होंगे। इसी प्रकार 15 का यहाँ पे 3 5 15, फिर 5 एकाएं 5। इस प्रकार 15 के 3 और 5 होते हैं। तो कोई संख्या दिया रहे यदि, तो सबसे पहले आपको संख्या के फैक्टर अभाज्य गुणनखंड लिखने होते हैं, ऐसे सभी संख्याओं के लिख देने होते हैं। और जो आपको चाहिए, यदि आपको HCF चाहिए तो यहाँ पे आप HCF बराबर कर दीजिए, यदि आपको LCM चाहिए तो LCM बराबर कर दीजिए। तो करना क्या है, HCF के लिए अर्थात मैसे के लिए जो दोनों में कॉमन होता है, HCF के लिए जो दोनों में कॉमन होता है उसी को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्लियर। तो 5 और 5 दोनों में कॉमन है, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको लैसा निकालना है, LCM लेना है, तो सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, लेकिन हम थोड़ा संख्या सीरीज में लिखेंगे, छोटा से बड़ा तक जाएंगे। और जो सिंगल सिंगल होता है उसको पहले उसको भी उतार लेते हैं। तो इसमें कहीं और 2 नहीं है तो 2 को उतार लेंगे, अकेला 2 है, 3 भी अकेला है, और गुणे 5 5 दोनों में है, तो जो कॉमन होता है उसको केवल एक बार लेते हैं। तो इस प्रकार क्या आ गया आपका, 2 3 6 5 30। ये आपका हो गया आंसर। अब आप बात को ध्यान से समझिएगा। हमने बताया मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्या, जो संख्या दी गई होती है उसमें भाग करने पर भाग चला जाएगा। और लैसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें उन संख्याओं से भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे
देखिए यहाँ पे आपका है संख्या 10, ठीक, यहाँ पे है 15, मैसा है आपका 5। अगर मैसा से 10 में भाग करेंगे तो भाग चला जाएगा, इस मैसा से 5 में भाग करेंगे तो चला जाएगा। तो इस प्रकार ये सही है आपका। लैसा क्या होता है, लैसा आपका 30 आया, तो लैसे में यदि संख्या से भाग करें 10 या 30 कट जा रहा है, 15 दूना 30 कट जा रहा है। तो इस प्रकार ये प्रतिबंध सही है जो हमने बताया, ये क्लियर हुआ। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, थोड़ा और बड़ा बड़ा लेते हैं। एक जानकारी और है, लैसे निकालने का केवल एक विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि, लेकिन मैसे निकालने की 2 विधि है, भाग विधि है और अभाज्य गुणनखंड विधि है। भाग विधि जो मैसे निकालने का था वो पुराने किताबों में है, और वो अभी 1 साल या 2 साल 1 साल पहले सिलेबस से उसको हटा भी दिया गया है। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा अर्थात विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका, ये जो हेडिंग था मैसे निकालने वाला, इसको हटा दिया गया है। ठीक, तो हम केवल अभाज्य गुणनखंड द्वारा संख्याओं का मैसे सीखेंगे और लैसे सीखेंगे। तो आइए कुछ और संख्या लेते हैं। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे संख्या लेते हैं, अब इस बार 3 संख्या लेते हैं। यहाँ संख्या लेते हैं 15 और लेते हैं 25, उसके बाद लेते हैं हम लोग 45, 3 संख्या लेते हैं। तो इसको हल कैसे करेंगे, क्या निकालना है आपको, यहाँ पे हमें लेना है HCF भी निकालना है, कामा LCM, ये दोनों हमें निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा इसका। 15 को वैसे लिख देंगे, 25 को लिख देंगे और 45 को वैसे लिख देंगे। 15 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 3 गुणे 5, 25 के 5 गुणे 5, 45 के 9 पचे 45 होता है, यानी कि 3 गुणे 5। जिसको डाउट लगे वो बगल में कर सकता है। तो कैसे करना है, ये 15 और 25 का आपको आता होगा, थोड़ा 45 बड़ा हो गया है तो 2 से कटेगा नहीं, 2 से वही संख्या डिवाइड होता है जो सम होता है। 2 के बाद 3 आती है अभाज्य संख्या, तो 3 से 3 का है 3 बचेगा 1, 5 3 5 15 और 3 5 फिर 15 हो जाएगा, 5 एकम आपका हो जाएगा 5। तो इस प्रकार आपका यहाँ तक हुआ, तो हमने वही लिखा है। तो आपको लेना है HCF लेना है, HCF बराबर यहाँ पे आपका LCM बराबर। एक जानकारी और आप याद रखिएगा, HCF के बाद संख्या को कामा कामा करके लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे तभी काम हो जाएगा। अभ्यास में आपको वहां करके बता दिया जाएगा, परेशान ना रहिए। तो HCF के लिए जो संख्या तीनों में है, अब इसमें दोनों में 3 है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में है, देखिए आप 5 है। क्लियर, तो HCF कितना हो जाएगा इसका 5, ये आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं LCM। तो LCM के लिए लास्ट में इसको लिख लेंगे हम जो कॉमन है। सबसे पहले देखते हैं 3 3 इन दोनों में है, तो इसको केवल एक बार लिखेंगे गुणे। अब ये एक अकेला बच गया है 3, इसको भी पुट कर लेंगे और गुणे। अब आपका कितना बचा, ये तो जोड़ा में आ जाएगा एक बार, 5 और बचा, इसको उतार लेंगे और जो तीनों में है उसको कितनी बार हम लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे। तो इस प्रकार आप इसको देखिए, 3 3 9 पचे 45 और पचे 225 होता है। इस प्रकार 225 आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर, चेक द आंसर कर लिया जाए कि हमारा लगाया हुआ गलत है कि सही है। तो आइए देखते हैं, 5 से भाग करेंगे, 5 या 15 कट जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा, 5 9 45 कट जाएगा। अब बात करते हैं कि लैसे में क्या संख्याओं से भाग चला जा रहा है। तो ये देखते हैं, 15 से भाग करेंगे 225 में 15 बार डिवाइड होगा। 25 से करेंगे तो 25 9 225 होता है। ठीक, तो इस प्रकार डिवाइड हो जाएगा। और 45 से 45 पचे 225 होता है। इस प्रकार ये संख्या, ये जो हल किया हुआ ये सही है। इसी प्रकार हम और ले सकते हैं, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हम लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं हम 60 का। 60 75 और 180 का लैसे और मैसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। एक एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, तो इसको हल कैसे किया जाएगा आप ध्यान दीजिएगा। 60 को ऐसे लिख लेंगे, 75 को ऐसे लिखेंगे और 180 को ऐसे लिख लिया जाएगा। अब यदि ऐसे डायरेक्ट आप लिख लें तब भी ठीक है, या ऐसे फैक्टर करके लिखते हैं तब भी ठीक है। तो जैसे देखिए 60 को हम 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 3 12 25 60। जिसको दिक्कत होता है तो उसके लिए हम यहाँ हल कर देते हैं। देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 30 बार में डिवाइड होगा, 2 से पुनः डिवाइड करेंगे 15 बार में होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार में होगा और 5 इकाएं 5। हमने वही संख्या पुट किया है।
अब हम लेते हैं संख्या 75। 75 2 से कटेगा नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे। 25 या 75 होता है, 5 से कटेगा, 5 मुझे 25, पुनः 5 का है 5। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 गुणे 5 गुणे 5 लिख देंगे। अब हम बात करते हैं 180। तो 180 को देखिए कैसे फैक्टर करते हैं। 2 से 90 बार में कटेगा, पुनः 2 से 45 बार में, 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। हालांकि रफ कर रहे हैं तो जरूरत नहीं है करने की, आपकी कॉपी में ऐसा रोल बना हुआ पहले से होगा। उसको लिखते हैं हम 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो इस प्रकार आपका हुआ 2 2 4 3 12 3 36 5 180। इस प्रकार आपका ये हो गया है। अब हमको लैसा मैसा लेना ना, HCF बराबर, और यहाँ लिखेंगे हम LCM बराबर। अब बात करते हैं HCF के लिए सब में कॉमन ढूंढा जाता है। तो कॉमन अगर देखा जाए तो 2 इसमें है नहीं, इसमें 2 इसमें नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब 3 इसमें है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 और ये 3 तीनों में है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, उसके बाद गुणे करेंगे। 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो कितना हो जाएगा आपका 5। इस प्रकार आंसर कितना हो गया है 3 5 15। तो इन तीनों संख्याओं का मैसा कितना हो जाएगा 15। अब बात करते हैं लैसा के लिए। तो लैसा के लिए सबसे पहले देखते हैं ये 2 गुणे 2 2 गुणे 2 इन दोनों में है, तो इसको हम उतार लेंगे ऐसे, पुनः गुणे। 3 यहाँ एक बार आया है, यहाँ 3 2 बार आया है, ठीक है। तो वैसे भी 1 2 3 जो तीनों में है उसको एक बार उतार लेंगे, और जो अकेला बच गया उसको एक बार उतार लेंगे और पुनः गुणे। ठीक, ये भी कॉमन था, इसको एक बार उतारेंगे, गुणे। ये आपका बचा है ना, ये भी एक 5 बचा हुआ है, इसको ऐसे हम उतार लेंगे। इस प्रकार देखिए कितना लैसा होता है इसका। 2 दूना 4 3 12 3 36 पचे 180 180 पचे 900 180 पचे 900 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर दें। देखिए HCF के लिए हम क्या करते हैं, जो सब में कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं। तो इसके लिए 2 इसमें से नहीं सब में कॉमन है, 3 है, तो इसको एक बार उतार दिए हैं। 5 5 5 तीनों में है एक बार, तो 3 गुणे 5 15 आपका हो गया है। अब लैसा के लिए हम क्या करेंगे, लैसा के लिए चलिए काम करते हैं। लैसा के लिए जो पहले हम कॉमन लिए थे उसको पहले अंडरलाइन यहाँ कर देते हैं। अब 2 और 2 इसमें है, इसको यहाँ उतार दिए हैं। बचा आपका कितना, इसमें 2 बार गुणा है, इसमें एक बार है, तो इसको ऐसे उतारे हैं। एक कॉमन वाला उतरा है, एक जो बचा हुआ वो उतरा है, ये वाला उतार दिए हैं। इस प्रकार ये तो पहले पुट कर दिए हैं, बचा केवल आपका ये वाला 5, तो यहाँ लिख दिए हैं। 2 दूना 4 3 12 3 36 पचे 180 180 पचे 900 होता है। इस प्रकार ऐसे संख्याओं को हल करते हैं। लैसे और मैसे ऐसे निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग अगले पॉइंट की ओर आते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। अब बात करते हैं संख्याओं के गुणनफल और HCF और LCM में क्या संबंध होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM में क्या संबंध होता है। तो संबंध यही है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसा गुणे मैस है। संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसा गुणे मैस है। क्लियर। तो इस प्रकार यदि आपको लैसा चाहिए, लैसा बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल बटे कितना हो जाएगा आपका मैस है। यदि आपको मैसा चाहिए, यदि आपको चाहिए तो मैसा बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल बटे क्या हो जाएगा आपका लैस है। इस प्रकार आपका हो जाएगा। यदि आपको पहली संख्या चाहिए, क्या चाहिए, पहली संख्या बराबर अगर चाहिए, क्या हो जाएगा लैसा गुणे मैसा बटे दूसरी संख्या। क्लियर। इसी प्रकार यदि आपको दूसरी संख्या चाहिए, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका लैसा गुणे मैसा बटे पहली संख्या। तो इस प्रकार एक ही सूत्र से ये जितने भी यहां लिखे गए हैं, ये जो लिखे गए हैं, ये इसी वाले से व्युत्पन्न है। किस वाले से, पहले वाले लाइन से ये सभी व्युत्पन्न है। इस प्रकार आपके सामने ये सभी हैं। किसी में दूसरी संख्या पूछेगा, किसी में पहली पूछेगा, किसी में मैसा पूछेगा, किसी में लैसा पूछेगा। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अभ्यास में, और एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं। 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 से 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो
इन सब सवालों को आपको बढ़िया से तैयार रखना है। लसय मैसय और संख्याओं के गुणनफल में यही संबंध होता है। और एक तथ्य और आपको जानना है कि आवश्यक नहीं है कि केवल 2 ही संख्याएं हो सकता है 3 संख्या, हो सकता है 4 संख्या हो, तो उसमें से कोई भी संख्या पूछा जाएगा तो शेष लसय और मैसय के गुणनफल में जो शेष संख्या होंगे उसे भाग कर देंगे, तो प्रोसेस यही लागू होगा। अब हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसी टॉपिक पर कुछ और तथ्यों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि यदि 2 संख्याएं, ये भी आपके जब आप प्रीवियस बोर्ड पेपर जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो उसमें प्रश्न पूछे गए हैं, अनुपात का प्रश्न पूछा गया है, लसय और मैसय पर सवाल पूछा गया है, तो उसी को हम यहां कवर कर रहे हैं। यहां है यदि संख्याओं में अनुपात, यदि संख्याओं में अनुपात ए संबंधे बी है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यदि संख्याओं में अनुपात ए संबंधे बी है और उनका मैसय एक्स है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो पहली संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर और लसय बराबर। आप ध्यान से इसको देखिएगा, हमने इसको चर के रूप में लिखा है क्योंकि ए और बी का मान कुछ भी आप बदल सकते हैं, एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, लगाने का पैटर्न यही है। और सवाल चूंकि एमसीक्यूज में पूछा जाता है इसलिए हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख रहे हैं। तो यदि आपको दिया हो कि कोई संख्या हो इस और इस अनुपात में, जैसे हमने ए संबंध बी अनुपात में है और उनका मैसय अगर एक्स दिया, एक्स कोई संख्या हो सकता है अगर दिया है, तो पहली संख्या क्या होगी, तो आप हमेशा याद रखिएगा पहली संख्या बराबर क्या होगा, ए गुणे एक्स। क्लियर। अब अगर कोई अचर दिया होगा तो गुणा करके आप लिख दीजिएगा। दूसरी संख्या क्या होगा, बी गुणे एक्स। क्लियर। और उसका यदि लसय अगर आपको निकालना है तो ए गुणे बी गुणे एक्स हो जाएगा। क्लियर। आप इसको एकदम बढ़िया से तैयार रखिएगा, ये इस फैक्ट को तैयार रखिएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं नहीं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, एकदम श्योर है। तो आप इसको तैयार रखिएगा। और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए कुछ एमसीक्यूज हैं, तो क्या आप जानते हैं एमसीक्यूज क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न। तो आइए हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। यहां प्रश्न पूछा गया है, क्या दिया है, HCF 99, 153 बराबर 9, तो LCM 99, 153 है। अर्थात आपको क्या दिया गया है, देखिए एक प्रश्न जब एमसीक्यूज है तो इसमें ज्यादा लिखने की आवश्यकता न हो। जब प्रश्न एमसीक्यूज हो तो आप ज्यादा मत लिखिए, टू द पॉइंट पे आइए, सीधे आंसर लाइए। तो हम बात करते हैं, आपसे एलसीएम पूछा है ना, तो यहां सीधे हम ऐसे लिख लेंगे एलसीएम बराबर, हम क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर संख्या का गुणनफल अर्थात 99 गुणे 153 बटे HCF कितना दिया है आपका, HCF यहां लिख देंगे ऐसे, तो 99 हो जाएगा गुणे 153 बटे HCF कितना दिया आपका 9 से इसको 11 बार में हम कट कर देंगे, काट देंगे, कितना हुआ आपका 11 तिया 33 को 3, 11 पचे 55 और 3 58, हासिल आपका हो जाएगा 5, 11 का 11 5 16, 1683 आपका एलसीएम हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, जैसा कि आपको हमने अभी बताया है ना, सहअभाज्य संख्याओं पर सवाल बार बार पूछे जाते हैं और इसी क्रम में आपके सामने सवाल प्रस्तुत है। निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है, तो मैंने बताया जिन दो संख्याओं का मैसय एक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और हमने यह भी बताया है यदि सम और विषम संख्या युग्म के रूप में आया है तो वह सदैव सहअभाज्य संख्या होगा। तो आइए ऑप्शन से चलते हैं, 14 और 35, 14 और 35 में 7 से दोनों डिवाइड हो जाएगा तो ये नहीं होगा। 18 और 25, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 18 सम है, 25 है विषम, सम और विषम का युग्म आया है, यही क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सहअभाज्य यही संख्या है, इसी का मैसय कितना होगा, 1 होगा। बाकी दो ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं है, हमारा आंसर मिल गया। लेकिन फिर भी एक रिव्यू कर लेते हैं, इसमें 31 या 93 कट जाएगा, डिवाइड हो जा रहा है तो मैसय 31 हो जाएगा, इसका यही नहीं होगा। 32 और 62 में 2 कॉमन है, ये दोनों सम संख्या है, दोनों 2 से कट जाएगा। तो इस प्रकार हमें हमारा आंसर पहले ही मिला है, तो हम दोनों विकल्प पर हम तो एक्स्ट्रा गए हैं ताकि समझा सकें आपको। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग। ये तो एकदम इजी है, मैंने अभी 4-5 प्रश्न को लेकर बताया, तो देखिए कैसा हो, इसका हल कैसे करेंगे हम। यहाँ पे 15 बराबर 3 गुणे 5, 18 बराबर 2 गुणे
3 गुणे 3 और 24 बराबर में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। आपसे क्या पूछा गया है? लैसर। क्या पूछा गया है? लैसर पूछा गया है ना। तो जो सब में कॉमन है, कौन कॉमन है? ये और ये कॉमन है, यहां लिख दीजिए 3। बाकी और 1 2 3, देखिए ये दोनों में कॉमन है। इसको एक बार पुनः 2 गुणे 2 उतार देंगे। उसके बाद आपका और एक अभी 3 बच गया है ना, गुणे 3 और 5 आपका एडवांस से बचा हुआ है। इस प्रकार कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24 या 72, 72 पचे कितना होता है? 360। 360 इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा? लेस है। ये आवश्यक नहीं है कि आप ऐसा करें। यदि आपको मौखिक में ही पता चल जाए कि इसका आंसर यही होगा तो आप कर सकते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे ऑप्शन थोड़ा देख लीजिए, ऑप्शन से देखें। देखिए अगर ऐसा दिया हो ऑप्शन के अनुसार, तो सबसे जो बड़ी संख्या जिसका हमें निकालना है लेस है, सबसे बड़ी संख्या को लीजिए और उससे भाग करिए। 24 से भाग गया जाएगा 90 में? नहीं जाएगा, इसलिए होगा ही नहीं। यदि चला जाता तो इससे करते, फिर इससे करते, नहीं जाएगा तो नहीं करेंगे। 24 से 120 में चला जाएगा। अब 18 से जाएगा, 18 छक्के 100, 18 से 126 होता है, यानी यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। अब हम 240 से 240 में इसका भाग करेंगे, 24 दाएं में चल जाएगा। 18 से कटेगा, 18 का 18 बचेगा आपका 6060, 18 3 54 नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा। अब बताइए 4 ऑप्शन में जब 3 नहीं हुआ तो चौथा होगा। इस प्रकार आप 2 तरीके सीख गए। पहला तरीका क्या है कि ऐसे उसको निकालने का तरीका है, और दूसरा है ऑप्शन के अनुसार उसको हल करने का तरीका। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इसको इरेज करके मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कैसे हमने मौखिक इसको निकाला है। देखिए यदि लेस पूछा गया हो, मौखिक बताना हो, तो सबसे पहले बड़ी संख्या से भाग करिए। 24 से भाग जाएगा, 90 में नहीं जाएगा तो ये संख्या नहीं होगी। यदि भाग चला जाता दूसरे से भाग करते हैं, क्लियर। यदि उससे भी नहीं जाता तीसरे से करते हैं। यदि सबसे भाग चला जाए तो लगभग वो हो जाएगा, वही हो जाएगा। अब देखिए 18 से भाग करेंगे 24 से भाग करेंगे, 24 5 120 कट जाएगा। 18 से भाग करते हैं, 18 से 120 से भाग नहीं जाएगा। आप पहाड़ा पढ़ लीजिए, 18 का पहाड़ा तो आता होगा, तो नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा आंसर। 24 से 10 बार में कट जाएगा 240। 18 से 18 18 बचेगा, 18 से 24 होता है 60, 18 3 54 बच जाएगा आपका 6, नहीं भाग जाएगा, यह भी क्रॉस हुआ। जब 3 ऑप्शन नहीं हो चुके हैं तो चौथा ऑप्शन जरूर क्या होगा? आपका आंसर होगा। इस प्रकार डी आपका आंसर है। क्लियर? चलिए, तो अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।